देखिए, कल आपका जो इक्विटी में चल रहा था फिर दोहरा दिया जाए तब उसके आगे बढ़ा जाए। जो सिद्धांत पहला हमने शुरू किया था साम्या में, वह सिद्धांत ये था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इसके बारे में हमने ये बताया था कि साम्य का न्यायालय वादी से, यानी कि जो व्यक्ति मुकदमा करता है उससे यह अपेक्षा करता है कि वह जो कुछ अनुतोष या रिलीफ अपना मांग रहा है, यानी कि अपना हक मांग रहा है, तो विपक्षी या प्रतिवादी का भी जो हक है उसे देने के लिए तत्पर और तैयार रहे। यानी कि साम्य का न्यायालय वादी को तभी कोई सहयोग कर सकता है जब वादी तैयार हो कि प्रतिवादी का जो अधिकार है उसे भी हम देने के लिए तैयार रहेंगे। और ये जो सिद्धांत है आपका बताया गया था पारस्परिकता पर आधारित है। पारस्परिकता माने दोनों तरफ से, यानी कि अपना हक मांगिए लेकिन दूसरे का हक भी देने के लिए क्या रहिए, तैयार। जहाँ तक इस सिद्धांत की बात है, इस सिद्धांत का जो आपका व्यू है वह जर्मी बेंथम भी बताते हैं। जर्मी बेंथम कहते हैं कि विधि का यह स्टेब्लिश नियम है, यानी कि स्थापित नियम है कि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए। यानी कि वादी की जो चीज है उसे वादी को मिल जाए और प्रतिवादी की जो चीज है उसे प्रतिवादी को दे दिया जाए। यानी कि वादी उस चीज को प्रतिवादी को दे और प्रतिवादी किसको दे, वादी को। यानी जर्मी बेंथम का बताया गया। फिर आपका ये बताया गया कि ये सिद्धांत जो है निम्नलिखित मामलों में प्रयोज्य होता है, लागू होता है, अप्लाई होता है। अब मेंस में वो लिखना पड़ेगा दो दो तीन तीन लाइन। पहला बताया गया था कि व्यवस्थापन के लिए पत्नी का सामयिक अधिकार, ये इंग्लैंड में बताया गया था और वर्तमान में ये आपका कह सकते हैं कि समाप्त हो गया है। दूसरा अनुचित सौदा या अनफेयर बार्गेनिंग बताई गई थी, या अनुचित सौदा और गुरु चेले का उदाहरण बताया गया था। तीसरा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, इसमें आपका धारा 35 टीपीए का उदाहरण बताया गया था। चौथा बंधक मोचन, यानी कि आपका मार्गेज को रिडीम कराना, और इसमें आपका उदाहरण हम बताए थे टीपीए की धारा 60 का। इसके बाद संविधाओं का विशिष्ट पालन, इसमें भी हमने एक उदाहरण बताया था कि जो पैसा बाकी है वह दे, माने वादी। इसके बाद आपका हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, इसमें भी अगर आप दस्तावेज पाना चाहते हैं तो जो उधार लिए हैं पहले उसको क्या करिए, चुकाइए। इसके बाद हम बताए थे सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिफल, और कल बताया भी गया था कि ये जो पॉइंट था ये बिहार जे में आया था और ये क्वेश्चन आया था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये टीपीए की किस धारा में समाहित है। तो आपका ये 51 दिया भी था और किसमें समाहित है, 51 और भी धाराएं बताई जाएंगी। तमाम धाराओं में है लेकिन 51 उसमें ऑप्शन था। तो भाई इसको भी बताया गया कि सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिकर या प्रतिफल या मुआवजा दिया जाए। ये भी कल उदाहरण मैं बताया था डिटेल में। अंतिम आपका जो बताना हमें इसमें, जहां आपका वह बताना है वचनात्मक विबंध या प्रामिजरी स्टापेल, यही एक पॉइंट बचा है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आपका इसकी परिसीमा और भारत में एप्लीकेशन अलग से बताना है। यानी कि देखिए आपका वचनात्मक विबंध होता क्या है ये थोड़ा हमें बताना है अलग से।
उतना डिटेल में लिखना नहीं है, लेकिन समझने के लिए प्राइमरी स्टापेल जो वर्तमान समय में इस पर जो क्वेश्चन एक बन रहा है, हर एक राज्य बना रहा है, और यूपी जे में और एपीओ में भी आपका बना है, यहाँ तक कि यूपी एपीओ में और जे में मेंस में भी बना है। लेकिन यहाँ तो थोड़ा भाई इक्विटी बताते समय शॉर्टकट में ही बताया जाएगा। देखिए, वचनात्मक विबंध का पहले नाम जानिए, क्योंकि उत्तराखंड जे में नाम पूछा गया था कि नया विबंध अगर दे तब भी यही मार्क कराएंगे, अगर इक्विटेबल स्टापेल दे, सामयिक विबंध दे तब भी यही है सामयिक विबंध, या आपका विबंध का अर्ध रूप दे, या आपका कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा उत्पन्न विबंध दे, या विबंध का अर्ध रूप, या क्वासी आपका स्टापेल, तो चाहे क्वासी स्टापेल दे, आप वचनात्मक विबंध को ही मार कराएंगे। ये विबंध का कोई प्रकार नहीं है, ये जो प्रकार हैं ये जबरदस्ती न्यायालय द्वारा सृजित किया गया है, यानी कि किसने इसकी उत्पत्ति है, न्यायालयों ने, और वो भी साम्य न्यायालयों ने। ये जो वचनात्मक विबंध है, अब कॉन्ट्रैक्ट में पूछा जाता है कि किसका अपवाद है, तो ये प्रतिफल के सिद्धांत का अपवाद है, यानी कि धारा जो 25 है कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम की, जो कहती है न्यूडम पैक्टम, यानी कि प्रतिफल रहित करार शून्य होता है। तो वचनात्मक विबंध ऐसा करार है जो बिना प्रतिफल के भी वैध होगा। तो ये किसके अपवाद के रूप में उत्पन्न किया गया, ये यूपीजे का मॉडल है, तो धारा 25 यानी कि प्रतिफल का अपवाद। तो वचनात्मक विबंध में होता क्या है ये देखना है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वचन देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी ओर से कोई वचन नहीं देता। दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करना रहता है, अगर दूसरा व्यक्ति उस कार्य को प्रारंभ कर देता है तो पहला व्यक्ति अपने वचन से बाध्य होगा, और अगर दूसरा व्यक्ति कार्य करता ही नहीं तो पहला व्यक्ति अपने वचन से बाध्य नहीं होगा। एक उदाहरण देखिए, पीए से चंदा मांगने गया कि आपका वह आपका कह सकते हैं कि गुरुद्वारे का निर्माण कराएगा, और ए ने कहा कि मैं इसके लिए 500 रुपया चंदा दूंगा, यानी कि वचन ए ने दे दिया कि मैं 500 रुपया चंदा दूंगा, लेकिन बी ने अपनी ओर से ये वचन नहीं दिया कि मैं गुरुद्वारा बनाऊंगा ही। तो जब तक भी गुरुद्वारा बनाने की दिशा में कोई कार्य शुरू न कर दे, तब तक ये अपने वचन से क्या कर सकता है, मुकर सकता है। और जैसे ही भी गुरुद्वारा बनाने के आपका दिशा में कोई कार्य प्रारंभ करता है, वैसे ही ए चंदा देने के लिए क्या हो जाएगा, बात। इसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्टापेल। तो प्राइमरी स्टापेल यानी कि ये जो सिद्धांत हैं, ये जो विबंध हैं, आपका याद रखिए सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है। यानी कि अगर सरकार ने किसी को कोई वचन दिया और उस वचन के आधार पर उस व्यक्ति ने कार्य किया और बाद में सरकार मुकरना चाहती है, तो न्यायालय सरकार को अपने वचन से मुकरने से क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा विबंध सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है, तो प्राइमरी स्टापेल। भाई ज्यादा नए लोगों को ज़्यादा न आए तो बस इस उदाहरण को जानिए, आगे जब एविडेंस कॉन्टेक्ट चलेगा तो डिटेल में चलेगा। ये तो दो चार लाइन बताया गया कि वचनात्मक विबंध होता क्या है, तो बस इस उदाहरण को याद रखिए, नए लोग न आए। तो एक व्यक्ति वचन देता है, दूसरा वचन नहीं देता,
दूसरे व्यक्ति को क्या करना रहता है, कार्य, और जैसे ही यह व्यक्ति कार्य प्रारंभ करेगा, वचन देने वाला अपने वचन से अब क्या हो जाएगा, अब मुकर नहीं सकता। इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे, वचनात्मक विबंध। नए लोग केवल इतना जाने और ज्यादा वो इतिहास अभी चक्कर में न पड़े, वो पुराने लोगों के लिए है। इस प्रकार आपका अब इसकी सीमाएं देखा जाए, परिसीमा या लिमिटेशन। इस सिद्धांत की जहाँ तक सीमा की बात है, पहला आपका सीमा मतलब कि ये कब लागू नहीं होगा, तो अगर कोई व्यक्ति विधिक अधिकार के रूप में कि अपने हक की मांग करता है, यानी कि ये हमारा लीगल राइट है, हमें प्रदान किया जाए, साम्य के आधार पर मांग ही नहीं करता, तब ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत कानूनी नहीं है, बल्कि कैसा है, साम्य। यानी कि अगर आप अपने हक की मांग किस आधार पर कर रहे हैं, विधि के आधार पर, तब ये सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा। आइए भारत में देखा जाए, वही एप्लीकेशन अच्छे से देखना है कि आखिर भारत में किन किन कानूनों में इस सिद्धांत को समाहित किया गया है, और वहीं अब अच्छे से वर्तमान में तैयार भी रखना है। तो भारत में कुछ मैं बताया था, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। जहाँ तक भारतीय कानूनों की बात है, भारत में तमाम कानूनों में साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये सिद्धांत समाहित है। अब 5-6 कानून देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम उठाते हैं संविदा अधिनियम। जहाँ तक संविदा अधिनियम की बात है, फिर एक बार देखिए, संविदा अधिनियम की मुख्य रूप से 2 धाराओं में ये सिद्धांत समाहित है। और वह संविदा अधिनियम की कौन सी धाराएं हैं, 64 और 65। तो 64 में क्या है, कल मैं बताया भी था। 65 में क्या है, और बिहार जे में भी ऐसा क्वेश्चन इस बार प्री में पूछा गया था। ये नहीं, जाकर देखिए, प्री में ऐसा क्वेश्चन मैंने इन धाराओं से भी आ जा रहा है इस समय। संविदा अधिनियम की धारा 64 देखा जाए, धारा 64 ये बताती है कि जो संविदाएं शून्यकरणी हैं, वाइडेबल हैं, यानी कि एक पक्षकार को जिनमें विकल्प है कि वह संविदा को खंडित करा दे, तो ऐसी दशा में जिस पक्षकार के विकल्प पर वह संविदा विखंडित या तोड़ी जाती है, रद्द की जाती है, अगर वह पक्षकार दूसरे पक्षकार से कोई लाभ प्राप्त किया है, तो न्यायालय उस लाभ की क्या कराएगा, वापसी। तो शून्यकरणीय संविदा के मामले में कौन सी धारा लागू होगी, 64। और शून्य संविदा के मामले में या शून्य करार के मामले में 65। कम से कम पहले इतना याद, शून्यकरणीय के मामले में कौन सी धारा, 64, और शून्य या बातिल के मामले में 65। अब एक एक उदाहरण देखा जाए। देखिए, वाइडेबल एक शून्य संविदा, एक शून्यकरणी, दोनों का उदाहरण देखना है, लेकिन धारा याद रखिए। एक शून्यकरणी संविदा कब होती है, इसके लिए फिर आपका जाना पड़ेगा संविदा नियम की थोड़ा डिटेल में। आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 पहले यहीं पढ़ा जाए। ध्यान से देखिए भाई आप लोग, संविदा अधिनियम की धारा 13 में कंसेंट या सम्मति को परिभाषित किया गया। सम्मति का मतलब ये हुआ, यानी कि कंसेंसस एड आइटम, यानी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक बात पर तथा एक भाव में, यानी कि सेम थिंग्स एंड सेम सेंस में रजामंद हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि उनके बीच सम्मत का जन्म हुआ है। तो सम्मत की परिभाषा कहाँ दी गई है, 13 में। बिहार में पूछा कि सम्मत का मतलब क्या हुआ, तो दोनों बातें एक साथ देखिएगा, एक बात में और
उसमें बीच में दे दिया या, तो या नहीं तथा एंड रहेगा, दोनों चीजें एक साथ क्या हो, एड हो। ये बिहार में अभी पूछा भी गया था, एड आइटम, यानी कि सम्मत का मतलब क्या हुआ। अब सम्मत जो होनी चाहिए वह फ्री या स्वतंत्र होनी चाहिए, तो स्वतंत्र सम्मत धारा 14 में परिभाषित है, लेकिन नकारात्मक रूप से है। यदि किसी व्यक्ति की सम्मत संविदा के लिए धारा 15 में प्रपीड़न या कोर्सन देकर या उत्पीड़न या धमकी देकर पाई गई है, धारा 16 कल गुरु चेला बताया गया था, असम्यक असर डालकर, धारा 17 में क्या करके, फ्रॉड, और धारा 18 में मिथ्या व्यपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ये संविदा शून्य नहीं है, शून्यकरणी है, यानी कि वाइडेबल है। यानी कि जिसकी सम्मति ऐसी प्राप्त की गई है उस व्यक्ति को ऑप्शन या विकल्प होता है कि या तो वह शांत बैठ जाए, तो शांत बैठ जाए तो सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि शून्यकरणीय संविदा तब तक सही रहती है वैध जब तक कि न्यायालय उसे शून्य घोषित न कर दे, तो सब कुछ सही है। या कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और कोर्ट से मांग करे कि हमारी सम्मत स्वतंत्र नहीं थी, अतः इस संविदा को रद्द किया जाए और मेरा अधिकार दिया जाए, तो कम से कम गुरु चेला का तो उदाहरण बताया ही गया, एक प्रपीड़न का उदाहरण बताया जाए सही रहेगा। उदाहरण थोड़ा चेंज किया जाए आपका 64 बताते समय। मान लीजिए ए का ये मकान था और मकान 1 करोड़ रुपए का था। बी एक आया और बी ए को जान से मारने की धमकी दिया और कहा कि ये मकान हमें कितना में बेच दो, 1 लाख में, और 1 लाख में खरीद लिया। फिर आपका तो किसकी सम्मति कोर्सन या उत्पीड़न या प्रपीड़न या धमकी देकर प्राप्त की गई है, ए की, तो ए के पास विकल्प रहता है, या तो शांत बैठ जाए तो सब कुछ सही, या कोर्ट का क्या खटखटाए दरवाजा, बी के खिलाफ मुकदमा करे कि हजूर बी ने मेरी सम्मत स्वतंत्र नहीं थी, अतः इस मकान के आपका विक्रय को रद्द करिए और हमारा मकान दिलवाइए। तो कानून यही साम्या का सिद्धांत है कि जब एक मने ये विक्रय विलेख रद्द हो गया और ए को अपना मकान मिल गया, तो ए भी तो बी से लिया था पैसा कितना, 1 लाख रुपया, तो एक को भी साम्या का पालन करना चाहिए, तो एक किसको भाई लौटाए, 1 लाख बी। तो ये कौन सी धारा में समाहित है सिद्धांत आपका, 64, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा, 64। दूसरा मैंने जिन जिन धाराओं में ये सिद्धांत समाहित हैं उस उन धाराओं को 4 4 लाइन बताया भी जा रहा है, नहीं कि धारा पढ़ा के निकल जा रहा है। फिर देखिए अब 65 संविदा अधिनियम की धारा 65 में भी ये सिद्धांत समाहित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो आइए साम्य चाहने वाले को, यानी कि अगर कोई संविदा शून्य हो जाती है या कोई करार शून्य है, तो ऐसी दशा में माने जो व्यक्ति लाभ पाया है तो वह लाभ क्या करे, वापस। अब इस पर एक उदाहरण देखा जाए, माने वह आपका ऐसा संविदा देखा जाए जो आपका शून्य हो जाती है। तो संविदा कैसे शून्य होती है, इसके लिए आपका संविदा अधिनियम की धारा 56 पर गौर करना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या विफलता का सिद्धांत, नैराश्य का सिद्धांत, अभी आपका जे में आया भी था इस बार, या नैराश्य का सिद्धांत, तो संविदा कोई विफल करिए, देखिए भाई ध्यान से। मान लीजिए ए और बी के बीच संविदा हुई कि ए आपका कह सकते हैं कि पियानो बजाएगा, यानी कि जब बी का विवाह होगा तो ए क्या बजाएगा, पियानो, और बी ने क्या काम की, हाँ बी ने इसके लिए 1,000 रुपया किसको दे रखा है, ए को, और ये विवाह मान लीजिए 1 जनवरी को होना है 2022 को,
अभी मैंने भविष्य में, तब तक 1 जनवरी को क्या होता है कि एक का गला ही खराब हो जाता है। तो अब ये संविदा असंभवता के कारण शून्य है, क्योंकि भौतिक असंभवता आ गई। अब इसका पालन संभव। तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि जब ये संविदा शून्य हो गई, तो जो ए ने 1,000 रुपया लिया था, वह रुपया वह बी को क्या करे, वापस करे। अगला देखिए आपका ये दो। अब इसके बाद आपका जहां तक सीपीसी की बात है, अब आगे देखा जाए भाई, जहां तक सीपीसी की बात है, सीपीसी में भी यह सिद्धांत समाहित है। और हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपका बिहार उहार सीपीसी से पूछे, तो सीपीसी में आपका यह सिद्धांत कहाँ कहाँ समाहित है, अब उसको देखना पड़ेगा। तो सीपीसी की पहली जो धारा हम बता रहे हैं वह 48 है। दूसरी जो हम बताएंगे वह आर्डर 8 रूल 6 है। और तीसरा शुद्ध रूप से यह लागू होता है आदेश 20 का, नियम 19 का, उप नियम 3। यूपीजे में आपका इस बार पिछली बार ये क्वेश्चन बना था, यानी कि आपका कौन क्वेश्चन पिछली बार बना है या कहाँ बना है, ये भी मैं बताते जा रहा हूँ समझाते समय। सीपीसी में जब भी ये पढ़िएगा कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, तो 3 आपका एक धारा और 2 आदेश में देखिएगा। एक एक लाइन देखिए तीनों। आपका 48 में क्या है, तो आपका डिक्री के अंतरित जो है उसका उत्तरदायित्व बताया गया है। तो डिक्री के अंतरित का उत्तरदायित्व, तो इसको देखिए एक उदाहरण, मान लीजिए ए बी में मुकदमा चला, ध्यान से देखिएगा, और ए बी में मुकदमा चला है और ए आपका बी के खिलाफ 5,000 रुपया जीता है और बी ए के खिलाफ कितना जीता है, 3,000। यानी कि इस उदाहरण में ए बी से कितना वसूलने का हकदार है, 5,000, और बी ए से कितना वसूलने का हकदार है, 3,000। तो ए क्या करता है कि ए अपनी डिक्री को ट्रांसफर कर देता है, माने विक्रय कर देता है या ट्रांसफर कहिए, अंतरित कर देता है। और अंतरित किसको करता है, सी को। और सी से कह देता है कि हे सी, तुम जाकर बी से कितना रुपया हमारी ओर से वसूल लो, मैंने हम तुम्हें दे दे रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और जाकर 5,000 रुपया क्या करो, हमारी ओर से वसूल लो। ऐसी दशा में अब आपका साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बी ए के प्रति कितना वसूल करने का हकदार था, 3,000। और तो ऐसी दशा में अब समस्या ये आई कि सी अपना अधिकार 5,000 बी से मांग रहा है, क्योंकि किसने इसको ट्रांसफर कर दिया है, ए ने। तो क्या जो भी 3,000 रुपया ए से वसूल सकता है, क्या सी से ये कह सकता है कि ये 5,000 में से हम पूरा नहीं देंगे, बल्कि कितना कटौती करके देंगे, 3,000। यानी कि अपना हक मांगो, यानी कि 5,000 मांगो, लेकिन बी का 3,000 भी देने के लिए तत्पर और क्या रहो, तैयार। अब आइए इसी को आपका ये की धारा में है 48, बस सेक्शन याद करना ज्यादा। सीपीसी की किस धारा में, 48। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आदेश 8 रूल 6। जहां तक आदेश 8 रूल 6 की बात है, ये शुद्ध रूप से मुजराई या सेट ऑफ या प्रतिसादन की बात करता है, शुद्ध रूप से। यहाँ जो मुजराई या कटौती या प्रतिसादन है, ये विधिक प्रतिसादन है। तो पर प्रतिसादन का मतलब पहले समझिए भाई। देखिए ये जो सिद्धांत है, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करिए। ए
बी के खिलाफ 5,000 रुपये का दावा करता है और कहता है कि बी हमारा कितना लिया है, 5,000। तो बी जब ए के दावे का न्यायालय में जवाब देता है, वो आगे बताया जाएगा, तो बी कहता है कि हजूर ए भी हमारा कितना लिया है, 3,000। यानी कि इसका मतलब ये हुआ तो इसी और 3,000 लिया है, ये जो ए हमारा 3,000 लिया है, ये ए के 5,000 में से कटवा दिया जाए। कटवा दिया जाए का मतलब हुआ एडजस्ट किया जाए। एडजस्ट किया जाए का मतलब हुआ कि मुजराई किया जाए। मुजराई किया जाए मतलब कि आपका प्रतिसादन किया जाए, यानी कि आपका सेट ऑफ किया जाए, इंग्लिश में सेट ऑफ। अब ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि भाई ए अपना हक मांगे, लेकिन जो बी का 3,000 रुपया लिया है उसे भी देने के लिए क्या रहे, तैयार। याद रखे, मैंने अपना हक ए मांगे लेकिन बी का भी तो लिया है कितना, 3,000, उसका उसका भी हक देने के लिए। अब इसी में आपका ये मुजराई, तो अब ए जीतेगा 5,000 रुपया न्यायालय से, बी कितना जीतेगा, 3,000। तो कटौती की जाएगी 5,000 में से कितना, 3,000। अब ए कितना केवल पाने का हकदार होगा, 2,000। ये क्या कहते हैं शुद्ध भाषा में, मुजराई। और कहाँ से गवर्न होगा, आदेश 8 नियम 6। इसके बाद जो आपका दिया गया है यह सिद्धांत पिछली बार पूछा भी गया था कि इक्विटेबल सेट ऑफ या सामयिक मुजराई सीपीसी के किस आर्डर के किस नियम में समाहित है। तो वह है आपका आदेश 20 के नियम 19। आदेश 20 के नियम 19 का उपनियम 3 में सामयिक मुजराई समाहित है, और अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भले कानूनी रूप से मुजराई करना, कटौती करना संभव न हो, यदि न्यायालय चाहे तो साम्य के आधार पर कटौती का अधिकार या हक या कटौती करवा सकता है, लेकिन विधि के आधार पर नहीं। किस आधार पर, तो विधि के आधार पर मुजराई पूछा जाए, विधिक मुजराई, तो आदेश 8 नियम 6, और साम्या के आधार पर पूछा जाए तो आदेश 8 नहीं, आदेश 20 का नियम 19 का उपनियम 3। इस प्रकार आपका ये आपका बताया गया। ये सीपीसी में कहाँ है। इसके बाद आप आ जाइए एसआरए। जहाँ तक एसआरए की बात है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात है, अर्थात संविदाओं माने आपका विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की बात है। कम से कम 2 धाराएं याद रखिएगा, जहाँ की साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये सिद्धांत मुख्य रूप से समाहित है। तो भले कानून न जानते, केवल प्रावधान और धारा याद रखिएगा भाई। तो पहला आपका समाहित है एसआरए की धारा 30 में, और दूसरा समाहित है आपका विलेख का विलोपन यानी कि धारा 33। देखिए कह करके अब धारा 30 क्या कहती है। धारा 30 वही संविदा अधिनियम में जो मैं उदाहरण बताया उसी पर आधारित है। गुरु चेला पर एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए कि गुरु ने चेले से संविदा की थी, चेले की इच्छा को डोमिनेट किया था, दबा दिया था और अनुचित फायदा उठाया था, और 1 लाख का घोड़ा कितना में खरीद लिया था, 1,000। तो चेला गया न्यायालय में कि हजूर इस संविदा को विखंडित करिए। विखंडित करिए का मतलब कि रद्द करिए और हमारा घोड़ा वापस करिए। तो एसआरए की धारा 30 बताती है कि जो लाभ लिए हो घोड़ा के बदले, न्यायालय उसको भी आदेशित करेगा कि गुरु को क्या करो, वापस। तो कितना गुरु से लिया है, 1,000।
इसके बाद इशारे की धारा 33, आपका विलेखों का विलोपन। विलोपन का मतलब ये होता है कि उसको हटा दीजिए, बात को, यानी कि विलेख से कुछ बातों को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। देखिए आगे, देखिए इसके बाद आपका माने मुख्य रूप से आया जाए इशारे की दो धारा, भाई याद रखिएगा कौन कौन, 30 तारीख। अब न्यास अधिनियम की धारा देखा जाए, मैंने पूरा उदाहरण भाई बताना संभव नहीं, मेन मेन ही बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। न्यास अधिनियम में ये जो सिद्धांत हैं वह दो धाराओं में समाहित हैं, 62 और 87। बस सेक्शन याद रखिए। अंत में हम देखते हैं आपका ये एविडेंस और टीपीए, दो और कानून बचा है। तो भारतीय चूंकि वचनात्मक निबंध भी आपका इसी में है, यानी कि बताया था मैं, तो आपका निबंध के बारे में प्रावधान एविडेंस की धारा 115, 116, 117 में है। अतः यह सिद्धांत आपका एविडेंस में भी समाहित है, तो 115 मार्क कराइएगा। कौन सी धारा? मुख्य रूप से लास्ट में टीपी आ जाए, यही आपका थोड़ा जानना है ज्यादा। यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन धाराओं में यह सिद्धांत समाहित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। तो एकदम आपका पहले तो जो बिहार ने पूछा 51, इसके बाद आपका 60 में भी समाहित है, 58 में भी समाहित हैं, 132 में भी समाहित हैं, फिर आपका धारा 35 में भी समाहित हैं। यानी कि भले 51 पूछा हो, लेकिन वर्तमान में मैं बता दूं आपको अन्य धाराओं को भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आपका देखिए धारा 51, फिर 60 भी मैं उदाहरण बताया था, फिर स्वत विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक भी मैं बता चुका हूँ 58, 132 समय बताना है, और 35 में निर्वाचन बता चुका हूँ। देखिए कल हम क्या क्या बता चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हम बता ही चुके हैं। धारा 51 हम कल बताए थे कि सद्भावी धारक द्वारा किए गए सुधार के लिए प्रतिकर, कौन सी धारा? 51। धारा 60 हम बता चुके थे, राइट टू रिडीम, यानी कि अगर अपनी संपत्ति बंधक छुड़ाना चाहते हैं तो जो पैसा आप लिए हैं उधार उसको क्या करिए, चुकाइए, तब मांगिए अपना हक। इसके बाद आपका 132 ही पढ़ना है, 58, 132 ही पढ़ना है, हो सकता है आ जाए 132। ध्यान से देखिए 132 में जो प्रावधान है वह एक्शनेबल क्लेम के अंतरिती का दायित्व बताया गया है। यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 132 में बताया क्या गया है, तो अनियोज्य दावे के अंतरिती का दायित्व। अब देखिए अनियोज्य दावे का अंतरिती एक उदाहरण से देखिए अपने आप आ जाएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ए और बी, ध्यान से फिर वही उदाहरण बनाया जाए। ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था और बी ने ए को कितना दिया है? 3,000। तो ए काम क्या करता है कि ए इस रकम को अंतरित कर देता है। किसको अंतरित कर देता है? सी को। और सी को जब ये रकम अंतरित हो गई तो अब सी को अधिकार मिल गया कि यह बी से जाकर 5,000 रुपया वसूल करे। यानी कि सी किससे जाकर 5,000 रुपया वसूल करे? बी से। तो देखिए इसी को आपका एक्शनेबल के क्लेम का ट्रांसफर कहा जाता है। यानी कि 5,000 रुपया किसने, ए ने किसको अंतरित कर दिया? सी को। तो इसी को अनियोज्य दावे का अंतरण भी कहा जाता है। अब यही आपको साम्य के 132 का सिद्धांत लगाना है कि जो अंतरिती हैं, तो अंतरिती इसमें कौन है? सी। सी जब बी से अपना कितना मांगने जा रहा है? 5,000,
तो अब ये देखा जाएगा, कानून ये कहता है कि बी ए के प्रति जो भी अधिकार रखता था, अब वह सारे अधिकार बी किसके खिलाफ भी रखेगा? सी के। तो बताइए, बी ए के खिलाफ क्या अधिकार रखता था? कितना वसूल सकता था? 3,000। तो क्या बी सी से आपका जो माने 5,000 में से 3,000 कटौती या मुजराई कराने का हकदार होगा कि नहीं होगा? तो इसी को तो कहते हैं कि अपना हक मांगो। किससे कानून कहता है? सी से, कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। अर्थात सी 5,000 बी से मांगे, लेकिन जो बी का कितना है 3,000, उसे भी देने के लिए तत्पर और क्या रहे। ये नहीं कह सकता सी कि 3,000 जाकर ए से वसूलिए। आपका यही 132 में है कि बी किससे कहेंगे कि कटौती की जाएगी? सी से। और आप जाकर किससे समझिएगा? ए से। हमसे मतलब नहीं है। जो अधिकार मैं ए के खिलाफ रखता था, अब वह अधिकार कटौती का किसके खिलाफ रखूंगा? आपके। नहीं तो ऐसे उल्टा हो जाता नियम ना, पूरा मुकदमेबाजी में उलझ जाता। ये उन पर मुकदमा करें, ये उन पर मुकदमा करें। तो इस प्रकार आपका बहुत अच्छा सिद्धांत था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए? पालन। मेन रूप से एप्लीकेशन वर्तमान समय में महत्वपूर्ण है। सिद्धांत तो भाई 2 लाइन में याद ही रहेगा। अब अगला सिद्धांत देखा जाए भाई, दूसरा सिद्धांत देखा जाए। पहला सिद्धांत समाप्त हुआ, बहुत बड़ा सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत देखा जाए, और जो दूसरा सिद्धांत है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका कह सकते हैं जो दूसरा सिद्धांत, वह सिद्धांत ये है कि साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। इसका मतलब हुआ कि जो इक्विटी है किसी भी रॉन्गफुल एक्ट को बिना रेमेडी के नहीं छोड़ेगी, यानी कि बिना उपचार के नहीं छोड़ेगी। अब इसमें जो आपका पूछा जाता है, ये भी जो सिद्धांत है बहुत अच्छा सिद्धांत है, मैं बता दूं, माने बहुत अच्छा ये सिद्धांत माना जाता है। अब इसका आपका जब भी इसको उठाइएगा, तो एक तो अपकृत्य से उठाइएगा, मैं बता दूं। यानी कि जब भी इस सिद्धांत को आप कवर करेंगे, तो इसका हम थोड़ा डिटेल में इतिहास बताएंगे भाई। उतना डिटेल में लिखना नहीं है, मैं बता दूं, भले मैं समझा रहा हूँ। इसका पहले मतलब जाना जाता है। यानी कि आपका साम्य किसी अपकृत्य को, अपकृत्य मतलब कि टाट को, टाट मतलब रॉन्गफुल एक्ट को, यानी कि गलत कार्य को उपचार विहीन नहीं रहने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उपचार की व्यवस्था नहीं भी है, तो साम्य उस मामले में रिलीफ दिलवा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार है कानूनन, और उस अधिकार का उल्लंघन होता है, और कानून में उल्लंघन होने पर न्यायालय से उपचार या रेमेडी या अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो साम्या ने क्या किया कि वही जो कमी थी कानून की कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, उस कमी की पूर्ति की और उस मामले में व्यवस्था की, और आपका कह सकते हैं कि उपचार प्रदान कर दिया। इसका जो इतिहास है वह आपका क्यों, पहले भूमिका देख लिया जाए तब इतिहास बताया जाए। क्योंकि ये माना जाता है कि अधिकार और अधिकार, आपका अधिकार का अस्तित्व तभी बचा रहेगा जब उसके उपचार की व्यवस्था हो। यानी कि बिना उपचार के अधिकार की बात सोचना भी व्यर्थ होगा। अतः ऐसी दशा में आपका उपचार हर हाल में मिलना ही चाहिए। उदाहरण के रूप में आपका कह सकते हैं कि जैसे कि आपको मूल अधिकार दिया गया है,
और अनुच्छेद 32 और 226 हटा दिया जाए तो आपको मूल अधिकार राज्य हनन करेगा और आपको कोई रेमडी नहीं मिलेगी। अतः उपचार सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए मैं कल भी बताया था कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उपचार होने के नाते ही क्या कहा था, संविधान की आत्मा और हृदय। यानी कि उपचार इतना महत्वपूर्ण था कि आपका इसको लोगों ने आत्मा और हृदय माना है। लेकिन इसका इतिहास हम देखते हैं, इसका मतलब, इस मैक्सिम का मतलब बिहार में पूछा जाता है तो मैक्सिम का मतलब समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार के उल्लंघन होने पर उपचार या रेमेडी या अनुतोष मिलना ही चाहिए। यही मार कर आइएगा कि आपका अगर पूछे तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है और कोई अनुतोष उस मामले में उपलब्ध नहीं है तो ये इक्विटी कोर्ट कानून की उस कमी को क्या करते थे, पूर्ति करते थे और उस मामले में रिलीफ या अनुतोष क्या करते थे, प्रदान करते थे। अब कैसे करते थे, इसका एक लंबा इतिहास है और भाई उसी इतिहास को जब लोग टाट या अपकृत पढ़ेंगे तो डिटेल में चलेगा, लेकिन फिर उसको हमें आपका जाना पड़ेगा अपकृत में। क्योंकि जो साम्य है सिद्धांत तो दो लाइन में समझ लिया कि ये सिद्धांत का मतलब ये हुआ, लेकिन मुख्य रूप से कि ये सिद्धांत उत्पन्न कैसे हुआ, किन मामलों में लागू होता है और भारत के कानूनों में कहाँ कहाँ ये अप्लाई किया गया है, तो संविधान से लेकर सीआरपीसी सीपीसी वो अच्छे से जानना है। और मैं कई बार उन धाराओं को बताया भी हूँ। कहीं कोई उपचार नहीं हो तो सीआरपीसी में हाई कोर्ट उपचार दे देता है 482, सिविल मामलों में उपचार नहीं तो 151, और सुप्रीम कोर्ट में अपील का कहीं प्रावधान न हो तो इजाजत दे देता है 136, और आपका 142 कहीं कोई प्रावधान न। तो वहीं तो मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ और कहीं कानून में उसके लिए व्यवस्था नहीं है माने रक्षा के लिए, तो आपका साम्या क्या करती है, तो उस अधिकार की क्या कर देती है, रक्षा। और पीआईएल से लेकर तमाम इसमें आएगा। तो आइए इतिहास पहले देखते हैं। देखिए इतिहास आपका माने इंग्लैंड से उठाया जाए। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, शुरुआती दौर में आपका अधिकारों को प्रश्रय न देकर उपचारों को प्रश्रय दिया जाता था। और जो मैक्सिम थी वहाँ आपका यूबी रेमेडियम आईबी जस, यूबी रेमेडियम आईबी जस का मतलब जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है। अर्थात शुरुआती दौर में उपचार को मान्यता न देकर अधिकार को मान्यता दी जाती थी। अगर किसी व्यक्ति का अधिकार है तो उपचार तभी मिलता था जब उपचार की व्यवस्था हो, अन्यथा अधिकार को प्रश्रय नहीं दिया जाता था। अब इसको एक उदाहरण से समझना है और इसी सिद्धांत को सामंड ने पिगन होल थ्योरी कहा है, अर्थात कबूतर खाने का सिद्धांत। अर्थात आपका मन सिद्धांत सामंड ने दिया या पिगन होल थ्योरी। देखिए पिगन होल थ्योरी क्या था उस समय 13वीं और 14वीं शताब्दी में। खाना बना लिया जाए आपका 1 2 3 4, चार ही खाना बनाया जाए। ये चार कबू खाने बने हैं, इसमें एक एक कबूतर रख दिया जाए भाई। यानी कि पहला कबूतर, दूसरा कबूतर, तीसरा कबूतर और चौथा, पांचवा नहीं। 5 कबूतर हो जाएंगे तो आपस में पंचौरा करने लगेंगे तो उदाहरण भाई 4 ही पर्याप्त है, पांचवा हो जाएगा तो फिर क्लासे रुक जाएगा। तो 4 ही पर्याप्त है। देखिए आपका
ये सामंड ने ये सिद्धांत दिया और इनके सिद्धांत का जो नामकरण है आपका पिगन होल थ्योरी, ये बिनफील्ड ने दिया है। नेट में भी आया है, कई बार आगे बताया जाएगा। अब सामंड क्या कहते हैं ये देखिए। सामंड ये कहते हैं कि आपका उपचार किन किन मामलों में उपचार मिलेगा, राजा ने इसके लिए लेख जारी किया है। लेख, दस्तावेज। और उन उपचारों को एक एक खाने में रख दिया गया है। जैसे कि ये मान लीजिए इसमें मानहानि के लिए उपचार हो गया, इस खाने में जो उपचार रखा है किसके लिए, कपट के लिए, इसमें मिथ्या व्यपदेशन के लिए, और इसमें आपका उपेक्षा के लिए। माने राजा ने कितने उपचार की व्यवस्था की है, 4। अब ध्यान समझिए। अब सामंत ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन होता है तो वह व्यक्ति इन खानों में अपना उपचार खोजे। या तो वह अपना मामला मानहानि में सेट करे, या कहा कपट या मिथ्या व्यपदेशन या उपेक्षा। अगर उसके अधिकार का हनन हुआ और वह व्यक्ति इन 4 खानों में से कहीं अपना उपचार नहीं खोज पाया तो अधिकार लेकर झुनझुना बजाए, उसके अधिकार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण उपचार है, अधिकार नहीं। इसीलिए ये कहा गया कि आपका जहाँ उपचार है वहाँ क्या है, अधिकार। तो इस मैक्सिम में, सुक्ति में किसको प्रश्रय दिया गया, उपचार को कि अधिकार को, उपचार। अगर इन 4 खानों से आपका मामला बाहर जाता है, आपके अधिकार का हनन भी हुआ, तो आपका प्रारंभिक काल में इंग्लैंड में कोई उपचार उपलब्ध नहीं था। इसी को लेखी कहा जाता था। लेकिन मैं बता दूं, आपका आगे इतिहास भी बताना है, आगे देखिए। अब ये था कि सामंड ने अपना तर्क भी दिया। तर्क ये दिया कि जिस प्रकार आपराधिक विधि में ये स्पष्ट है कि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, यानी कि पहले कानून बनाइए, उस कानून द्वारा किसी कार्य या लोप को अपराध घोषित करिए, तब वह अपराध होगा, अन्यथा नहीं। तो उसी प्रकार अपकृत में भी पहले से अपकृत सेट हैं। अगर आपके अधिकार का हनन हुआ और उस कबूतर खाने में आप अपने उपचार को सेट नहीं कर पाए हैं तो आपको उपचार नहीं मिलेगा, भले ही आपके अधिकार का क्या हुआ हो, उल्लंघन। इसको सामान्य आईपीसी से जोड़ा और आपका चूंकि विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता तो उपचार के बिना आपके अधिकार का कोई महत्व नहीं। अब ये कठोर व्यवस्था थी, इसके कारण दिक्कत क्या होती थी कि लोगों के अधिकारों का हनन होता था और लोग उपचार पा ही नहीं पाते थे। तो इक्विटी कोर्ट ने किया क्या कि आपका नए नए कबूतर खाने बनाना शुरू कर दिया और लोगों को नए नए उपचार प्रदान करना क्या कर दिया, बस साम्या ने यही किया कि इस कमी की क्या किया। अर्थात इसका मतलब कि जहां किसी अधिकार के हनन होने पर उपचार उपलब्ध नहीं था तो इक्विटी न्यायालयों ने वहां क्या प्रदान करना शुरू कर दिया, उपचार। तो यही मैक्सिम है कि जो साम्य है किसी गलती को बिना उपचार के नहीं रहने देगी, यानी कि भले कानून में उपचार न हो लेकिन साम्य न्यायालय क्या प्रदान करते थे उस मामले में, रेमडी। तो तत्पश्चात आपका 1703 आता है, ये महत्वपूर्ण डेट है। 1703 आता है और 1703 में एक केस आता है एसबी वर्सेज व्हाइट का, और जस्टिस होल्ट। बिहार में पूछा भी गया था कौन सा केस आता है, एसबी वर्सेज व्हाइट, और जस्टिस का नाम याद रखिएगा होल्ट। 1703 ये केस निर्वाचन से संबंधित है,
इलेक्शन या चुनाव से। बिहार में पूछा भी गया था। इस केस में होता क्या, देखिए फिर अब डिटेल में थोड़ा। एक व्यक्ति है, उसका नाम वोटर लिस्ट में रहता है और वो उसे मत देने से अवैध तरीके से रोका जाता है, निर्वाचन अधिकारी जो वहाँ बूथ पर हैं। तत्पश्चात आपका तत्पश्चात वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है कि जो राइट टू वोटिंग है, मताधिकार का हमारा अधिकार है, इससे हमें रोका गया, हमारे अधिकार का क्या किया गया, हनन। तो आपका सरकार और ये लोग कह रहे थे मतदान अधिकारी कि भाई आपके अधिकार का हनन हुआ है, तो आप उपचार तभी पाएंगे जब आप अपना मामला कहाँ सेट करिए, भाई लेख में या उपचार में या आसान भाषा में कबूतर खाने। और आपका मामला तो किसी कबूतर खाने में तो फिट ही नहीं होता, तो आपके अधिकार का भले हनन हुआ है, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन न्यायालयों ने इस बात का बीड़ा उठाया कि सरकार भले कबूतर खाना न बढ़ाए, हम बढ़ा देंगे। तो जस्टिस होल्ट ने इस मामले में बहुत अच्छा वाक्य कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे बनाए रखने अर्थात प्रवर्तित या इन्फोर्स करने के लिए व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना उपचार के अधिकार की बात सोचना ही व्यर्थ है। यानी कि बिना उपचार के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। अतः यहाँ से जो मैक्सिम शुरू हुई वह दूसरी मैक्सिम अब आएगी, यू बी जस्ट आई बी रेमेडियम। यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, और अधिकार के हनन होने पर अब धीरे धीरे न्यायालय कहाँ जाकर कबूतर खाने से बाहर जाकर नए नए क्या बनाने लगे, कबूतर खाने, और क्या देने लगे, उपचार। यानी कि पहली बार आपका नया कबूतर खाना कब बना, न्यायालयों द्वारा। तो आपका जो पुराना मैक्सिम था आपका कि जहाँ उपचार है वहाँ अधिकार है, उस मैक्सिम को धीरे धीरे न्यायालयों ने शिथिल करना शुरू किया। और 1703 से पूरी तरह कौन सी मैक्सिम पर न्यायालय काम करने लगे, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। यानी कि अधिकारों के लिए भले कबूतर खाने के बाहर जाना पड़े, उपचार प्रदान करने लगे। धीरे धीरे न्यायालय बहुत फैसला दे दिए साम्य के आधार पर। तो अब मांग चलने लगी कि अब क्या लेखी, अब तो लेखी को हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अधिकार के हनन होने पर उपचार तो मिलना ही चाहिए। तो 1852 में जाकर 1852 में जाकर कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट पास करके और इस लेखी को बता दिया जाए कि समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो कबूतर खाना था, उस कबूतर खाने को कैसे समाप्त किया गया, तो कानून बनाकर। और कौन सा कानून बनाया गया, तो कॉमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1852। तो 52 के बाद पूरी तरह मैक्सिम है कि यू बी जस्ट आई बी रेमेडियम। यानी कि अब कबूतर खाने में देखना नहीं है, आपके अधिकार का हनन हुआ, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए और आपको उपचार मिलेगा, ये वर्तमान नियम है। तो इतना अधिकार आसानी से आप भी देख रहे हैं इतिहास में नहीं मिलता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, लड़ाई। अब लड़ना पड़ता है। यानी कि कहावत भी है, कानून सुसुप्त की भाई सहायता नहीं करता, किसकी करता है, जागृत की। तो लोग जागे, भले एक पाई का नुकसान न हुआ था जो वोटर था, फिर भी एसपी बनाम व्हाइट के बाद में मुकदमा किया, भले एक पैसा एक पाई ही पाया, फिर भी वह जीता। और वहां से क्या हो गई शुरुआत। तो इस प्रकार हमने बताया कि आपका माने
अब एक उदाहरण मूल अधिकार पर भी देखा ही गया आपका उपचारात्मक में, फिर एक बार मूल अधिकार पर उदाहरण देख लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। देखिए, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। इसके लिए आप दूसरा उदाहरण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा देख सकते हैं, और वह आपका है फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार। जहाँ तक मूल अधिकार की बात है, आप देख सकते हैं कि मूल अधिकार उपचार विहीन नहीं छोड़े गए हैं। अर्थात अगर राज्य हमारे मूल अधिकार का हनन करता है, अर्थात कोई गलती करता है, तो उसके लिए आपका उपचार उपलब्ध है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत कहाँ जाया जा सकता है? हाई। तो बताइए, साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं छोड़ेगी। तो अगर हमारे मूल अधिकारों का क्या हनन हुआ, माने अपकृत्य हुआ, गलती हुई, तो क्या साम्य छोड़ दे रहे हैं उपचार विहीन की उपचार प्रदान कर रही हैं? तो किस अनुच्छेद में? 32 और अब इसी प्रकार फिर एक बार देखिए, मैंने लास्ट में तो हम बताएंगे डिटेल में, भूमिका ही चल रही है अभी। यानी इस मैक्सिम को समझाया जा रहा है कि इस मैक्सिम का मतलब क्या हुआ, इसके लिए इतना सब आपका इतिहास बताया गया। और आपका सीपीसी, सीआरपीसी, संविधान में भी बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान इसमें हैं, और उसको थोड़ा डिटेल में भी हम पढ़ाएंगे। 151 सीपीसी, सीआरपीसी 482, संविधान 142, 136, ये जो चारों माने अनुच्छेद धारा है, ये इसी पर आधारित है कि साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन, भले कानून में प्रावधान न हो, लेकिन न्यायालय क्या करेगा? अलग से प्रदान करेगा। ये इनहेरेंट पावर है। देखिए, दिमाग इधर उधर थोड़ा भटक रहा है भाई आपका, बार बार वही चीजें 3-4 बार रिपीट हो जा रही हैं भाई। क्लास आपका मैंने रोकना पड़ेगा भाई, कोई उपाय नहीं है। मैंने थोड़ा कुछ समस्याएं हैं, और उसी में आदमी थोड़ा, इसीलिए 2-4 दिन बंद भी किया जा रहा है। कोई उपाय नहीं हमारे पास भी, एक ही बात 3-3 बार बता दे रहा हूँ। दिमाग इधर उधर थोड़ा अस्थिर नहीं है कुछ कामों से भाई, कई काम इस समय मैंने समस्याएं हैं। तो आपका जो अगला क्लास चलेगा भाई, बता दिया जाए, आपका 3 तारीख से चलेगा। तब तक 3-4 दिन में हम भी अपना काम जो बचा है निपटा लें। तो आपका अगला क्लास 3 तारीख से चलेगा। आपका शाम को भी क्लास बंद कर दिया गया है आज से ही। अब आप लोगों को सूचना नहीं थी, इसलिए भाई बंद नहीं किया जा सका। तो 3 तारीख को आपका जो शेड्यूल रहेगा, आपका साम्या लिखवा जाएगा, क्योंकि एक मैक्सिम, शांत शांत रहे भाई। क्या हुआ? धीरे धीरे बोलिए थोड़ा। तो आपका 3 तारीख से क्लास चलेगा, और वहीं साम्या, इक्विटी और कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाना है, इक्विटी लेक्चर चले। ये एक संविधान कॉपी लेकर आइएगा, संविधान संशोधन लिखवा दिया जाए, और साम्या भी लिखवाया जाएगा। साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन, तब अगला आपका शुरू किया जाए, ताकि लिखवाने वाला कार्यक्रम भी। और टीपीए तो अभी लेक्चर चलेगा, सूचना समाप्त हो जाए तब लिखवाया जाएगा। वही नए साल की अभी से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, मैसेज कर सकते हैं, फोन ऑन ज़्यादा ना करिए।